आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटे से हिस्से के बारे में जो दिखता छोटा है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है। मैं बात कर रही हूँ प्रीएम्बल की। ये सिर्फ कुछ शब्दों का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, एक विजन स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी कहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। जनरली प्रीएम्बल किसी भी लॉ का पर्पस और इंटेंट बताता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं है, ये इनैक्ट भी हुआ था। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह इसे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोट करके पास किया था। प्रीएम्बल का बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 1946 में नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस होने के बाद भी सबसे लास्ट में फाइनलाइज किया गया, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट इसके साथ अलाइनमेंट में हो। चलिए अब बात करते हैं प्रीएम्बल के नेचर की। एक टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस में बोला था कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की इंटेंशन समझने के लिए तो यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना ही ये एक सोर्स ऑफ पावर है और ना ही ये गवर्नमेंट के पावर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेकिन फिर आया केशवानंद भारती केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब उसके कोर प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ये ओवर रूलिंग इसलिए हुई क्योंकि पिछले केस में कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था। कौन सा फैक्ट? यही कि प्रीएम्बल वाज आल्सो इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट्स द नेचर ऑफ प्रीएम्बल देन? प्रीएम्बल को आज के टाइम पे माना जाता है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंटरप्रिटेटिव टूल, यानी कि अगर किसी क्लॉज में डाउट हो तो प्रीएम्बल से हम समझ सकते हैं, एंड बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, यानी कि जो अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं प्रीएम्बल के पर्पस पर, यानी इसका असली मकसद क्या है। प्रीएम्बल का पहला पार्ट डिक्लेयर करता है कि हम एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। सॉवरेन मतलब हम किसी भी बाहरी पावर के अंडर नहीं हैं, यानी कि अपने देश के लिए सारे डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं बिना इंटरफेरेंस। बट वेट, हम तो कॉमनवेल्थ नेशंस के भी पार्ट हैं, जो कि ज़्यादातर वो कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थीं। डज दैट मीन कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर सॉवरेनिटी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वी चोज टू रिमेन अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ आफ्टर वी गेन्ड इंडिपेंडेंस। सोशलिस्ट, ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया है। इसका मतलब है इनकम और स्टेटस में इनइक्वालिटी को कम करना। इस बात को DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी हाईलाइट किया गया था। इसके अलावा एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी ये कहा गया था कि सोशलिस्ट फिलॉसफी नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रीज की स्टेट ओनरशिप को इनेबल करेगी। बट फिर आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन भी तो हुआ था, वो कैसे पॉसिबल हुआ अगर स्टेट सोशलिस्ट है तो? सुप्रीम कोर्ट ने बिना प्राइवेटाइजेशन से सोशलिज्म के कॉन्फ्लिक्ट पर कोई डिसीजन दिए सोशलिस्ट वर्ड को यूज किया था सोशल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। ये काफी सिमिलर है इन टर्म्स से, जैसे सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशल रिपब्लिक, सोशल स्टेट, जो फ्रांस और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अलाउड हैं, और सोशलिस्ट वर्ड एक्सप्लिसिटली ऐड किया गया था टू हाईलाइट स्टेट्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज एंड प्रमोटिंग वेलफेयर। सेक्युलर, ये वर्ड भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, लेकिन सेक्युलरिज्म पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, जैसे आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजियस फ्रीडम। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई वॉल नहीं है, जैसा कि US में देखने को मिलता है, बल्कि टॉलरेंस और हार्मनी है। इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। चलो अब देखते हैं वो क्या चीजें हैं जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं। SR बोमई केस में ये कहा गया था
कि वो गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो रिलीजियसली इनटॉलरेंट है, अलग रिलीजन के लोगों को अलग अलग ट्रीट करती हैं, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं। उसी तरीके से रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कुंते के केस में कहा गया था कि रिलीजन के आधार पर वोट मांगना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं हैं, ये भी देख लेते हैं। संतोष कुमार वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के केस में ये अपहेल्ड किया गया था कि स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है। वहीं आरसी पौडवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में संघ, जो कि बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी होती है, उनके रिजर्वेशन को सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं माना गया। डेमोक्रेटिक, इंडिया को डेमोक्रेटिक इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि सरकार लोगों की मर्जी से बने और चले। ये कैसे होता है? लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से। जब वो रेगुलर इंटरवल्स पर वोट देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। इसका मतलब सिंपल है, फाइनल पावर लोगों के पास होती है और वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पर सरकार चलाते हैं। रिपब्लिक, इंडिया को रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। वो किसी राजा महाराजा की तरह विरासत में कुर्सी नहीं लेता। यही बात इंडिया को मोनार्की से अलग बनाती है, जहाँ पावर फैमिली में ट्रांसफर होती है, जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन एक क्लियर सिग्नल है कि रियल पावर जो है वो लोगों के हाथ में है और उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है। प्रियम्बल का दूसरा एम है हर सिटीजन को ये वैल्यूज गारंटी करना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों डायमेंशंस में। लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हर तरीके की। इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों में बराबरी। फ्रेटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और सिस्टरहुड दैट इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एंड साथ में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ याद रखना कि एंड इंटेग्रिटी वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और ये सब वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में किस फॉर्म में दिखती हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स इंश्योर करती हैं लिबर्टी और इक्वालिटी, चाहे वो स्पीच की हो, रिलीजन की हो या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इनका मेन फोकस है पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस को सिक्योर करना। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए एक रोड मैप की तरह हैं, जैसे कि एजुकेशन, इक्वल पे, हेल्थ, लाइवलीहुड एक्सेट्रा। इनका एम है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को और एक वेलफेयर स्टेट बनाना। जुडिशरी ने काफ़ी बार फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट किया है डीपीएसपीस के लाइट में, ताकि दोनों मिलकर सोशल जस्टिस डिलीवर कर सके। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ड्यूटीज हर सिटीजन के ऊपर हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, एनवायरनमेंट की केयर, यूनिटी बनाए रखना एक्सेट्रा। इनका पर्पस भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव करना, जैसे जस्टिस और इंटेग्रिटी। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, ये प्रोविजंस एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए हैं। इनका फोकस है सोशल जस्टिस, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को एड्रेस किया जा सके। वैसे आपने नोटिस किया होगा प्रियम्बल में जस्टिस को सबसे पहले रखा गया है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि फ्रीडम और इक्वालिटी तभी मीनिंगफुल होते हैं जब पहले जस्टिस हो। प्रियम्बल का तीसरा एम है अथॉरिटी का सोर्स क्लियर करना। प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी किसी किंग, क्वीन या फॉरेन पावर से नहीं आई, ये पावर हम लोगों से आई है। ये एक लीगल फिक्शन है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, पर इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली मालिक कौन है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रियम्बल कोई इन्फोर्सिएबल क्लॉज नहीं है तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले
ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही ये इंटरप्रिटेशन में भी मदद करता है। उसके अलावा जुडिशरी के लिए एक गाइड भी है। साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फाउंडेशन भी हमारा प्रियम्बल ही है। एक ऑर्डिनरी लॉ के प्रियम्बल से फर्क बस इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था, इसीलिए इसकी लीगल वैल्यू काफ़ी हाई है। तो आज के बाद जब भी आप प्रियम्बल पढ़ें, उसे एक शॉर्ट पैराग्राफ मत समझना। ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रैक्ट है हम लोगों और हमारे देश के बीच। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहा है और किन वैल्यूज़ को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज़ लेट मी नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ऑल्सो लेट मी नो कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहेंगे। दिस इज़ लॉ अनबॉक्स्ड, जहाँ हम लॉ को सिंपल बनाते हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, केस बाय केस।